फ्रेंड्स, मैं कुमार। वेलकम टू द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विजन पॉइंट। सत्यानंद सर के इनिशिएटिव में, गाइडेंस में और विजन पॉइंट के टीम के कलेक्टिव एफर्ट से आज हम लोग नए प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हैं। पिछली क्लासेस के जो भी हिंड्रेंस प्रॉब्लम्स थे उन सबको शट आउट करते हुए आज आपके सामने नए प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिजिटली पेश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट केमिस्ट्री। माई सेल्फ कुमार, आई एम BSc, MSc एंड गेट क्वालिफाइड नेशनल अवॉर्डी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का सेशन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स। Now, classification of universe. What is universe? Universe is made up of matter and energy. What is matter? The thing which occupies space and having mass, which is feel by our five senses, is called matter. Like ये है मेरे पास पेन, ठीक है, इसको मैंने आग बंद करके टच किया, फील हो रहा है ना, इसका कोई मास है, इसको मैं यहां से छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा तो ये गिरेगा। इट मीन्स ये मैटर है, ठीक है ना। अब जो भी मैटर है, फिर हम मैटर्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. It is based on the physical state under the ordinary condition like temperature, pressure. Matter is classified into following three types. What are the three types? The three types are solid, liquid and gases. ठीक है, इसकी स्टडी हम लोग फर्दर करेंगे अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में। सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? जैसे ये पेन है मेरे पास, दिस इज सॉलिड, ठीक है ना। इसका एक फिक्स मास होगा, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है और इसका एक फिक्स क्या है, शेप है। अ सब्सटेंसेस व्हिच सेड टू बी सॉलिड इफ इट possesses a definite volume and a definite shape. Example, sugar, iron, gold, wood, etc. These are the solid. Now talk about the liquid. What are the liquids? A substances which said to be liquid if it possesses a definite volume. Volume is fixed, but shape is not fixed. जिस कंटेनर में उसको रखा, उसका शेप उसने ले लिया, ठीक है ना। Definite volume but not definite shape. They take up the shape of the vessel in which they are put. Example is water, milk, oil, mercury, alcohol, etc. Now talk about gas. What are the gas? अगर कोई फिक्स वॉल्यूम लिया है, फिक्स मास लिया है मैंने गैस का, और इस रूम में मैंने उसको रख दिया, तो वो पूरी तरह फैल जाएगा ना इसमें, ठीक है ना। मीन्स उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा और शेप भी फिक्स नहीं होगा। अ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी गैस इफ इट नीदर possesses a definite volume nor a definite shape. This is because they fill up the whole vessel in which they are put. What are the examples? Hydrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. These are the gases. So, ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन. There are two types of matters. First is the pure substances and second is a mixture. What are the pure substances? A material containing only one type of substances. Pure substances cannot be separated into simpler substance by physical method. Means अब आप इसको physical method से separate नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे
जैसे बेटा इसमें आ गया एलिमेंट और कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, आप इनको फिजिकल मैटर पे सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक सोडियम मेटल, सोडियम एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, इसको फर्दर आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल मैथड से। कंपाउंड लाइक HCl, H2O, CO2, HNO3, ठीक है ना, इसको भी आप क्या नहीं कर सकते, फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दीज आर दी प्योर सब्सटेंसेस। अब हम लोग बात करते हैं इन प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास दो टाइप आ गए ना, एलिमेंट और कंपाउंड, तो हम इनकी बात करते हैं। एलिमेंट क्या होंगे? व्हाट आर द एलिमेंट्स? द प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। लाइक अगर ये आयरन है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जितने भी एटम्स होंगे वो आयरन के ही होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, जो कि 3 टाइप्स का होता है ना, डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या होते हैं? फर्स्ट इज अ मेटल, सेकेंड इज अ नॉन मेटल एंड थर्ड इज अ मेटलॉइड। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की। क्या होंगे कंपाउंड? कंपाउंड is defined as pure substances containing more than one kind of atoms, ठीक है, which are combined together in a fixed ratio by weight। means हमारे पास कई substances हैं, बहुत सारे substances हैं, तो उन substances में अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे और वो अलग अलग टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन हुए। जब वो आपस में कंबाइन हुए तो उनका कोई पर्टिकुलर रेशियो होगा बाय वेट। आगे हम वेट की बात करेंगे, आगे लॉस की बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम देखते हैं बाय वेट एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और हम उनको उनके सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय द सुटेबल केमिकल मैथड्स। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, H2O, HCl, HNO3। तो बेटा H2O है तो H2O में क्या है, ध्यान दीजिएगा, H2O में हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है ना, एक ऑक्सीजन एटम है, और ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम कैसे कंबाइन हुआ इसको हम इधर देखते हैं। भाई ये हमारे पास एक एटम था ऑक्सीजन, ठीक है ना, दूसरा एटम आया हाइड्रोजन, इधर दूसरा एटम आया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके क्या बना दिए, ये H2O का फॉर्मेशन कर दिए। इसमें बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर रेशियो में होगा, और वो जो पर्टिकुलर रेशियो होगा वो रेशियो बाय वेट होगा, ठीक है। सिमिलरली HCl में भी वही चीज होगी, HNO3 में भी वही चीज होगी, तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं H2O की, अगर मैं बात करता हूं H2O की, तो मैं बोल रहा हूं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। मैं बात करता हूं मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का मास क्या है, 2, ऑक्सीजन का मास क्या है, 16। इट मींस इन दिस compound H2O there is 2:16 ratio of hydrogen and oxygen by mass. It means this is 1:8. This is 1:8 ratio by weight. By weight कितना रेशियो है, 1:8 का रेशियो है, ओके। अब बात करते हैं बेटा हम लोग कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स भी हमारे पास कितने टाइप के होंगे, ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉक अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, व्हाट इज मिक्सचर? अ मटेरियल विच कंटेन मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस।
एक ऐसा मटेरियल जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हो, एंड विच इज मिक्स्ड एनी रेशियो बाई वेट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब उसमें फिक्स नहीं है कि जैसे H2O था आपके पास ना, तो H2O क्या था 1:8 रेशियो बाई मास, तो यहाँ फिक्स नहीं है, किसी भी प्रपोर्शन में आपने उसको मिक्स किया, दैट इज मिक्सचर। मिक्सिंग इज कॉल्ड मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर is the property of its components. The mixture is separated by simple physical method. आप simple physical method से mixture को separate कर सकते हैं। There are two types of mixtures. Two types mixture कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास? First is a homogeneous mixture and second is a heterogeneous mixture. बेटा नाम से क्लियर है, हम लोग देखते हैं। homos means क्या होता है? सेम। और यहां पर बात कर रहा है, यहां पर तो होमो की बात किया, यहां पर बात कर रहा है हेट्रोस। हेट्रोस इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट। यहां से क्लियर हो रहा है हमें कि जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे, जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, इसमें क्या होगा? जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे, मिक्स हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और हेट्रोजीनियस में सेम नहीं हो पाएंगे। देखिए कैसे सेम हो रहे हैं और कैसे नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म, ध्यान दीजिएगा बात को, यूनिफॉर्म, इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक आपने वाटर लिया और वाटर में सॉल्ट को मिला दिया, आफ्टर डिसोल्यूशन यूनिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है ना। आपने वाटर लिया, आपने उसमें शुगर को मिला दिया, आफ्टर डिसोल्यूशन यूनिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है। आपने वाटर लिया और उसमें अल्कोहल को मिला दिया, आफ्टर डिसोल्यूशन यूनिफॉर्मिटी आ गई। इसका मतलब ये होमो टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो नाम से क्लियर है ना, हेट्रोस, तो कहने का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखिएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, वाटर को लीजिए, सैंड मिला दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म है। वाटर को लिया, ऑयल मिला दिया, नॉन यूनिफॉर्म है। इट मींस ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा इन सारी चीजों को पढ़ना आपको स्टार्टिंग में बताना जरूरी था, बहुत सी जनरल चीजें थी, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जो टॉपिक हमारा क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस केमिकल्स हैं वो कंबाइन करेंगे तो बात होगी हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉ नोन एज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कितने केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ हैं, हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। एंड द फिफ्थ इज गैलुसैक लॉ। दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली गैसेस। गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है ये लॉ एप्लीकेबल है किसके लिए? ये लॉ एप्लीकेबल है केवल और केवल गैस के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एक एक लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है ये लॉ? इट वॉज प्रपोज्ड बाय लेवोशियर, ठीक है। इसको किसने प्रपोज किया था? लेवोशियर ने। एंड दिस लॉ वॉज वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट, ठीक। ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, कहने का मतलब यह है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मैटर है, उस मैटर को ना तो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब उसका जो मास होता है वहां पर, ठीक है, वो फिक्स होगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, लाइक आप ले लीजिए CaCO3। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करिए, क्या करिए, इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करिए। जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2, ठीक है ना, CaO प्लस CO2 मिला। ये CO2 तो गैस है, ये गैस उड़ गई, ये गैस उड़ गई, है ना। अब बात करते हैं यहां पर, मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, टोटल इज 100। इसको मैंने बोल दिया दिस इज 100 ग्राम। ओके, यहां पर बात करते हैं, दिस इज 40 प्लस दिस इज 16, टोटल इज 56, मैंने बोल दिया ग्राम। एंड अब हमने देखा, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को किसी वेसल में हीट किया, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को किसी वेसल में हीट किया तो क्या हुआ, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ गई। अब मैंने बोला कि भाई मैं तो 100 ग्राम लेके चला था, मुझे मिला तो 56 ग्राम, यहां तो भाई मास तो कम हो गया, है ना। नहीं, मास कम नहीं हुआ। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो गई है, हम उसको छोड़ दे रहे हैं, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। इसको भी तो हम देखें, ये कितना है, 12 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज 44 ग्राम। अब अगर हम देखें रिएक्शन के पहले जो मेरा रिएक्टेंट था वो कितना है, वो है 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। और मैं यहां पर इनको टोटल कर दूं तो ये 100 ग्राम है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, मास का कहीं से लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है। मीन्स 100 यहां पर भी था, 100 यहां पर भी है। इसका मतलब क्या है कि हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर जो है उसके मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट, या इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाई प्राउस्ट। इस लॉ को किसने प्रपोज किया था, इस लॉ को प्रपोज किया था प्राउस्ट ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स combined together in the fixed ratio of their weight, whatever its method of preparation may be। ठीक है, आप कैसे उसको बना रहे हो ये मैटर नहीं करता, बट आपके पास जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में होंगी। लाइक ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। अगर हम वाटर की बात करें, ये आपके पास क्या है, वाटर, ठीक है। वाटर में क्या है, वाटर में बेटा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कंबाइन किया है तो देखिए 2 पार्ट क्या है, वाटर और 1 पार्ट ऑक्सीजन, ये इसका मोलर रेशियो है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आप वाटर कहां से लेके आ रहे हो, ठीक है, आप वाटर लेके आइए कहीं से भी, आप रिवर से लेके आइए, अपने घर के आरओ से पानी लेके आइए, ठीक है, कहीं पड़ोसी के यहाँ से वाटर लेके आइए, ठीक, कहीं से भी वाटर लेके आओ, ठीक है, मैटर नहीं करता, ठीक है। बट वाटर में होना क्या चाहिए, देखिए यहां पर H2O है, तो हम बोलेंगे ना कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होगा बाय वेट, ठीक है ना। वाटर में तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और 16 क्या है, ऑक्सीजन। तो बेटा हमें यहां पर क्या मिला, देखिए 1:8, क्या मिला, 1:8। तो आप कहीं से भी वाटर लेके आओ,
ठीक है, आप कहीं से भी वाटर लेके आइए, चाहे आप अमेरिका से वाटर लेके आइए, चाहे आप केरला से वाटर लेके आइए, चाहे आप पड़ोसी के यहाँ से वाटर लेके आइए, चाहे आरओ मशीन से वाटर निकाल के लेके आइए, रिवर से लाइए, ओशियन से ले आइए, वो वाटर होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय वेट 1:8 का रेशियो फॉलो करेगा। ठीक है, सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बात किया आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी बात किया, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया, तो हम बात करते हैं मास ऑफ कार्बन एंड हम बात करते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो मास ऑफ कार्बन यहाँ कितना है बेटा, ये हो गया 12, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 × 16 दैट इज 32, तो 12:32। ठीक है ना, 12:32 मीन्स 4:8। ठीक है, 1 मिनट, दैट इज 3:8। ठीक है ना, 3:8 क्या हो गया बेटा, ये 3:8 बाई मास है, क्या है, बाई मास CO2। मतलब कहने का ये है कि आप कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा हमारे पास, वो कार्बन डाइऑक्साइड लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होगा दैट इज द रेशियो बाई मास इज 3:8। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल देखिए आप, ये एग्जांपल बोल रहे हैं 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गिव 3 grams ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है ना, फिर बोल रहे हैं 1.5 ग्राम of the same element heated and steam gave 2.5 gram of its oxide. Show that these result illustrate the law of constant proportion. तो हमें ये दे दिया, अब इससे हमें क्या चेक करना है कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट सैंपल के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सैंपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इन द फर्स्ट सैंपल ऑफ द ऑक्साइड द वेट ऑफ मेटल इज 1.8 ग्राम। ये देख रहे हो आप, मेटल का वेट कितना दिया है 1.8 ग्राम। ये 1.8 ग्राम मेटल को आपने 3 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया और आपको 3 ग्राम क्या मिला, 3 ग्राम आपको इसका ऑक्साइड मिला। कौन सा ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। तो दिस ऑक्साइड इज मेटालिक ऑक्साइड, ये मेटल हो गया हमारे पास, और ये जो हमें 3.0 ग्राम मिला है दैट इज द मेटालिक ऑक्साइड। तो बेटा इसमें से हम मेटल के मास को अगर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास 1.2 ग्राम आ रहा है दैट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसका वेट है, ऑक्सीजन का वेट है। तो कहने का मतलब 1.8 ग्राम ऑक्सीजन, 1.8 ग्राम मेटल को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो आपको 3 ग्राम मेटालिक ऑक्साइड मिला। ठीक है ना, तो ये मेटालिक ऑक्साइड में से मैंने मेटल को माइनस कर दिया तो मुझे ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का मास पता चल गया। ठीक, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 1.8 अपॉन 1.2 ग्राम इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। नेक्स्ट हम दूसरे सैंपल की बात करते हैं। अगर हम दूसरे सैंपल की बात करें, सेकेंड सैंपल, तो सेकेंड सैंपल में क्या बोल रहा है, 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, 1.5 ग्राम सेम मेटल को मैंने क्या किया, हीट किया, किसमें, स्टीम में। ठीक है, तो हमें 2.5 ग्राम उसका ऑक्साइड मिला। ठीक है, अब हमें इन दोनों डेटा को कंपेयर करना है। ठीक है, तो वेट ऑफ मेटल इज 1.5 ग्राम एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन इज क्या हो जाएगा 2.5। बेटा ये है ना, 2.5 में से हम क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर देंगे तो 1 ग्राम मिला। तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, 1.5 अपॉन 1, आंसर क्या आ गया 1.5। यहां पर भी हमारे पास आंसर क्या है 1.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों डेटा 1.5 आने का मतलब क्या है कि ये शो कर रहा है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है बेटा? दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन एंड वेरीफाइड बाय वेर्जिलियस, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है? अब जैसे आपके पास, मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे आपके पास दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट से आपने मोर देन 2 टाइप्स कंपाउंड्स बनाया, ठीक है ना, तो उसमें एक का जो रेशियो होगा दैट इज फिक्स्ड, दूसरा उसके मल्टीपल में होगा। देखिए क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B combine to form more than 1 chemical compounds, then different weights of A which combine with fixed weight of B are in proportion of simple whole number, ठीक है, वो सिंपल होल नंबर के प्रोपोर्शन में होगा। नेक्स्ट हम इसको समझते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। जैसे बेटा आपने ये लिया कार्बन, आपने लिया ऑक्सीजन, आपने कार्बन और ऑक्सीजन को लेके आपने इनको कंबाइन किया और आपके पास 2 कंपाउंड्स बने, दैट इज CO एंड CO2। क्या क्या बने? CO एंड CO2। तो अब इसमें क्या होगा हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब CO की बात करते हैं, तो CO में क्या है बेटा? जो हमारे पास CO है, इस CO में अगर मैं देखूं तो 12 और 16 का रेशियो है ना, 12 और 16 का रेशियो है। इट मींस ये हो गया 3:4 का रेशियो आ गया। अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 में देखिए क्या है हमारे पास, CO2, तो बेटा यहां पर 12 और यहां पर 6 × 2 दैट इज 32। तो यहां पर बात करें तो क्या हो गया, 3:8 का रेशियो आया, ठीक है ना, 3:8 का रेशियो आया। इट मींस यहां 3 और यहां पर 3, कार्बन तो बेटा फिक्स है ना, बट ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन क्या है, 4:8 के रेशियो में है। CO में देखिए ये 4 है, CO2 में देखिए ये 8 है। तो ये किस रेशियो में? 4:8 के रेशियो में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1:2 के रेशियो में है। क्लियर? 1:2 के रेशियो में है। देखिए, thus we can see the mass of oxygen which combine with constant mass of carbon। कार्बन का मास कांस्टेंट है 12। यहां पर देखिए, यहां पर भी कार्बन एक ही एटम है, यहां पर भी एक ही एटम है, मतलब ये 12 हो गया, है ना। यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 2 है, मींस यहां पर ये 16 है और यहां पर 32 है, ठीक है। तो 16 और 32 होने का मतलब क्या है कि दिस इज 1:2। क्लियर हुई बात? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, मैंने लिया नाइट्रोजन और मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज करके मैं कितने टाइप के कंपाउंड बना रहा हूं वो आप देखिए। मैंने बनाया N2O, मैंने बनाया N2O2, मैंने बनाया N2O3, मैंने बनाया N2O4 एंड मैंने बनाया N2O5। मैंने इतने तरह के कंपाउंड्स बनाए। अब इनमें मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं, यहां पर तो हमारे पास कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। यहां पे बात कर रहा हूं मैं मास ऑफ नाइट्रोजन की और यहां पर मैं बात कर रहा हूं मास ऑफ ऑक्सीजन की। क्या होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहां हो गया 2 × 14, 2 × 14, यहां पर भी 2 × 14, 2 × 14, 2 × 14 सॉरी, तो 2 × 14 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 28
28, 28 एंड 28। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ 16, यहाँ पर 2 इंटू 16, यहाँ पर बेटा 3 इंटू 16, 4 इंटू 16 एंड 5 इंटू 16। क्लियर? ठीक है ना? तो ये कितना है? ये हो गया 16, 32, 48, 48, this is 64 and this is 80। ठीक है? तो जब हम मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो मास ऑफ ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 16:32:48:64:80। It means this is 1:2:3:4:5। ठीक है? एक हमारे पास फिक्स है, दूसरा आपको मल्टीपल में दिख रहा है। ठीक है ना? तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके, हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय रिचर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वेट ऑफ 2 or more elements which separately react with the same weight of the third element are also the weight of these elements which react with each other or in simple multiple them। इसका हम एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपके पास जैसे CH4 है, क्या है? CH4। ठीक है ना? तो इस CH4 को अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। What is the mass of carbon? Mass of carbon is 12 and the mass of hydrogen is 4. It means this is 3:1 ratio. When carbon and hydrogen combine, then form CH4. And in case of C and O, there is CO2. And in case of hydrogen and oxygen, there is H2O. Okay? In case of hydrogen and oxygen, there is H2O, in which mass of hydrogen is 2 and the mass of oxygen is 16. Okay? Mass of oxygen is 16. This is 1:8. ठीक है ना? और यहां पर बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन 12, ऑक्सीजन 32। दिस इज 3:8। दिस इज 3:8। तो बेटा ऑक्सीजन इसमें सेम है, 8 और 8 इसमें सेम है। देख रहे हो? ऑक्सीजन सेम है, तो रेशियो बेटा देखिए 8 और 8 ये सेम हो गया। बट हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन की। जब हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है? 3 और यहाँ पर 1, तो ये रेशियो क्या है? 3:1। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं CH4 की, तो CH4 में देखिए 12:4, इसका मतलब 3:1। ये रेशियो और ये रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है? इट मीन्स दिस लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ओके, नेक्स्ट लॉ है गैलू-सैक्स लॉ। ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस वॉल्यूम। इट वॉज प्रपोज्ड बाय गैलू-सैक and is applicable only for gases. According to this law, when gases combine, they do so in volumes which bear a simple ratio to each other and also to the product formed, provide all the gases are measured under similar condition. ये बात को याद रखना है बेटा। ठीक है? इस बात को कैसे याद रखना है? इस बात को कैसे याद रखना है? इस बात को इस तरीके से याद रखना है कि कंडीशन यहां पर सेम होनी चाहिए। ओके? कंडीशन यहां पर सेम कैसी होनी चाहिए? कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए कि जिस कंडीशन में आपने इधर के रिएक्टेंट्स को देखा है, तो उसी कंडीशंस में हम प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है? द गैलू-सैक्स लॉ वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है?
इसका एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं, बहुत इजी है, ठीक है। कोई एक एग्जांपल लिया मैंने कि कोई ए गैस थी, ठीक है बेटा, ए गैस है, वो कंबाइन किया किसी बी गैस से और इसने फॉर्म किया कोई ए बी गैस को, ठीक है। क्या फॉर्म किया? कोई ए बी गैस का फॉर्मेशन किया इसने, किसी ए बी गैस का फॉर्मेशन किया। तो अगर बेटा यहां पे 1 है तो दिस इज द 1 वॉल्यूम, यहां पे 1 है, दिस इज ऑल्सो द 1 वॉल्यूम, ठीक है। 1 वॉल्यूम ऑफ ए एंड 1 वॉल्यूम ऑफ बी कंबाइन टू फॉर्म, दिस इज 1 वॉल्यूम ऑफ ए बी, like 100 ml of A gas combined with 100 ml of B, then formation of the 100 ml of AB, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आपने लिया H2 गैस combines with O2 gas, there is formation of 2 H2O gas, okay। तो बेटा यहां पर क्या है, this is the 2 volume, this is 2 volume of H2 gas and 1 volume of O2 gas, formation of 2 volume of H2O, like 2 means अगर मैंने इसको बोला there is 200 ml of H2, then there is requirement of only 100 ml of O2 and formation of 200 ml of H2O, ठीक है ना। तो ये है बेटा गैलू-सैक्स लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस। एटम के बारे में जो हाइपोथेसिस सबसे पहले आई, ठीक है, उसको डाल्टन ने एक्सप्लेन किया। डाल्टन ने क्या एक्सप्लेन किया? डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या चीजें बताई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, वो क्या है? ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स which can take part in chemical reaction। जो फर्स्ट पॉइंट हमें डाल्टन ने बताया, वो फर्स्ट पॉइंट डाल्टन ने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट जो डाल्टन ने बताया वो बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है कौन? एटम, जिससे कि कोई भी एलिमेंट कंपोज है, एंड दैट एटम इज टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यही एटम है जो ये केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। द सेकेंड पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दैट इज एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है ना। अगर एक सेम एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, दिस इज द रॉड ऑफ आयरन, ठीक है, देन इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे? आयरन के होंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस इज आयरन ऑक्साइड, देन देयर इज अ एटम ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स possesses different properties including different masses। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन इज एटम आर इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम को आप फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब क्या है कि एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है, एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और एटम ही एक ऐसा पार्टिकल है ना, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक अ पार्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, दैट इज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। अभी स्टार्टिंग में मैं जब आपको एलिमेंट और कंपाउंड बता रहा था, तब भी मैंने यही चीज आपको बताया था कि अगर बेटा कंपाउंड है कोई, ठीक है,
कंपाउंड है तो वो क्या होगा, ठीक है, कंपाउंड है तो वो मोर देन वन एलिमेंट से कंबाइन हुआ होगा, तभी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। द लास्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लिया मैंने कि भाई H2O है, तो उसमें H और O ये कांस्टेंट है, फिर आप H3O नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। CO2 है तो भाई कार्बन और ऑक्सीजन कांस्टेंट है, फिर आप ये नहीं बोल सकते CO3, ठीक है ना। तो वो एक फिक्स कांस्टेंट में होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, इन सारे लॉ के बाद और डाल्टन्स के बाद हम बात करते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस की। व्हाट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपने एक फिक्स वॉल्यूम लिया है किसी गैस का, तो उसमें एक इक्वल नंबर, फिक्स नंबर में क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की, ठीक है ना। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है? ये बोल रहा है बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसने बोला? ये एवोगैड्रोस ने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइक मैं बात करता हूं, यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एसटीपी की, एसटीपी को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड है, कितना है एसटीपी पर, जो बेटा प्रेशर होगा दैट इज 1 atm एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसके बारे में जानते हो, 1 atm जो प्रेशर है दैट इज 760 mm of Hg and 0 degree Celsius temperature is 273.15 Kelvin। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आपने कोई गैस लिया, ठीक है, आपने कोई गैस लिया और आपने बोला कि दिस इज 1 मोल ऑफ गैस एट S, T एंड P, ठीक है ना। 1 मोल गैस है किस पर, STP पर, तो वो 1 मोल गैस क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल कोई भी गैस होगी और वो किस पर होगी बेटा, वो STP पर होगी, तो वो क्या फॉलो करेगा, वो STP पर फॉलो करेगा 22.4 लीटर। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस 22.4 लीटर। अगर हम ये बात बोलें कि STP पर कोई गैस 22.4 लीटर है, तो ये भी बात सही है ना कि वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोल जो सब्सटेंस है वो कितने मॉलिक्यूल को फॉलो करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब मॉलिक्यूल्स भी फिक्स हो गए, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स है। दिस इज एक्चुअली द एसटीपी एंड दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज आती है एटॉमिक मास। बचपन से पढ़ते हैं, बड़े होते तक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते रहते हैं, ठीक है। एटम का मास, तो एटम का मास एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास? It is the average relative mass of atom of element as compared with an atom of carbon 12 isotope taken as 12। तो यहां कार्बन 12 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो क्या होता है, वो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, तो हम यहां पर 12 को ले रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है। जिस भी चीज का फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम
उसका एवरेज एटॉमिक मास रखेंगे डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन वो कितने रेशियो में होगा वो हमें यहां से फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एवरेज एटॉमिक मास की बात आती है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या है? इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप्स, अगर वो एलिमेंट 2 आइसोटोप के फॉर्म में है, हैविंग एटॉमिक मासेस A एंड B, तो उनका रेशियो क्या होगा? उनका रेशियो m और n है। देन द एवरेज एटॉमिक मास विल बी m इंटू A प्लस n इंटू B डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल तो देखा होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल को बहुत ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं ना कि क्लोरीन दिया होता है 35.5, ठीक है ना। अब भाई ये 35.5 आया कैसे? तो ये यहां से आया, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं सॉरी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे आया। एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्लोरीन का। तो बेटा क्लोरीन जो हमारे पास है, ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप हमारे पास होते हैं 1735 एंड 1737, ठीक है। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। तो ये रेशियो क्या है? ये m और n हो गया, ठीक है ना। और a और b हमें क्या फाइंड होके मिल गया? दिस इज 35, दिस इज a एंड 37, दिस इज b, ओके। तो भाई एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? एवरेज एटॉमिक मास कैसे आएगा ये? देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं? m इंटू ए। वॉट इज m? m इज 3 और a इज 35, दिस इज a एंड दिस इज b, दिस इज m एंड दिस इज n। तो m और a को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया? 35 इंटू 3 प्लस दिस इज b एंड दिस इज n, b एंड n, 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 3 प्लस 1, द वैल्यू इज 35.5। चेक कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है। यही आएगा आंसर। तो ये एवरेज एटॉमिक मास है। इसी तरह हर एलिमेंट का होता है, इसी तरह हाइड्रोजन का होता है ना। हाइड्रोजन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब जिस रेशियो में ये होते हैं उसके हिसाब से हम इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सिंस द एटॉमिक मास is a ratio, it has no unit and is expressed in AMU. What is AMU? AMU is atomic mass unit. One atomic mass unit is equal to of the mass of an atom of carbon 12 isotope. Okay? Next बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास की। तो बेटा एटम्स जब कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल बने, कंपाउंड्स बने, ठीक है ना। तो जब उनके हम मास की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज नंबर which indicates how many times heavier is a molecule of that element or compound as compared with one of the masses of an atom of carbon 12. Mass, molecular mass is a ratio and hence has no unit. Okay? It expressed in AMU. फाइंड कैसे करेंगे बेटा हम लोग? देखिए मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो जहां पर हम एटॉमिक मास का जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरह हम यहां पे मॉलिक्यूलर मास का भी कर सकते हैं। द मोल कॉन्सेप्ट, इन सारी चीजों को बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था। छोटी छोटी चीजें थी जो आपको समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है जो वो क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स।
अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? द पार्टिकल्स मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल्स और आयंस, एंड हैज अ मास इक्वल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? तो जैसे हम बात करते हैं कि मेरे पास 1 मोल NaCl है, तो मेरे पास 1 मोल NaCl है, तो 1 मोल NaCl का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना? 23 NaCl मॉलिक्यूल्स, NaCl मॉलिक्यूल्स। अब भाई NaCl को हम ब्रेक कर देते हैं, चलिए करते हैं NaCl को हम लोग ब्रेक। तो जब NaCl को ब्रेक किया हमने, तो एक हमारे पास Na+ आया और एक हमारे पास क्या आया? Cl- आया। ठीक है ना? तो जो हमारे पास Na+ है वो कितना होगा? वो भी तो 1 मोल होगा ना बेटा, और ये Cl- भी क्या होगा? 1 मोल ही होगा। ठीक है? तो 1 मोल हमारे पास Na+ है और 1 मोल हमारे पास Cl- है। तो इसका मतलब Na+ के कितने आयंस होंगे आपके पास? ये भी आपके पास एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आपके पास क्या है? Na+ आयंस हो गए, और 6.022 इंटू 10⁻23 Cl- आपके पास आयंस हो गए। ठीक है ना? इसका मतलब 1 मोल Na+ कंबाइंस विद 1 मोल Cl- to form 1 mole of NaCl, like 1 mole MgCl2। अब आपके पास 1 मोल MgCl2 है, तो क्या होगा? ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 MgCl2 मॉलिक्यूल्स। और ये भी कितना होगा बताइए? Mg2+ एंड 2Cl-। ठीक है? Mg2+ हो गया और 2Cl- हो गया। इसका मतलब ये आपके पास कितना है? ये है आपके पास 1 मोल, और ये आपके पास कितना है? ये है आपके पास 2 मोल। ठीक है? तो हम तो इसको कैसे लिखते हैं? इस एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग Na से भी लिखते हैं ना। ठीक है ना? तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या है? ये कितने Mg2+ हैं? Na Mg2+ आयंस, और यहां पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू Cl- आयंस। ठीक है बेटा? समझ में आई बात? नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? वेट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ 1 मोल, मींस आप यहां पे मॉलिक्यूलर मास भी रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख रहा हूं n से, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? W/M। ठीक है? व्हाट इज W? W इज मास एंड दिस इज द molecular mass। ठीक है? नेक्स्ट, percentage composition and molecular formula। What is percentage composition of a compound? Percentage composition of the compound is the relative mass of each of the constituent element in 100 parts of it. If the molecular mass of a compound is m and b is the mass of an element in the molecule, then percentage of element is equal to mass of particular element divided by the molecular mass into 100। एक एग्जांपल लेके मैं देखता हूं आप लोगों के सामने। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। CaCO3, ठीक है ना? मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें आप फाइंड करिए
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? 40 प्लस 12 प्लस 3 into 16, this is 100 ग्राम पर मोल। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब यहां पर 100 ग्राम पर मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। मैंने कहा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम फाइंड करना है। तो बेटा कैल्शियम है कितना इसमें? कैल्शियम इसमें 40 है, तो मैंने लिखा 40 मीन्स मास ऑफ एलिमेंट 40। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 100 इंटू 100, दिस इज 40%। मीन्स कैल्शियम इन दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट 40%, ठीक है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इज 40। अगर मैं बात करूं परसेंटेज कंपोजिशन किसका? कार्बन का। तो व्हाट इज द परसेंटेज composition of carbon in this calcium carbonate? What is the mass of the carbon in this? 12, ठीक है। Means 12 divided by molecular mass is 100 and multiplied with 100, ठीक है। 100 cancel, this is 12%, ठीक है। This is 12%. And what is the percentage composition of oxygen? क्या हो जाएगा? What is the mass of oxygen in this? 16 into 3। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये 40 plus 12, 40 plus 12 52, 100 minus 52 48 वैसे भी आ जाएगा, बट हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 48 and the molecular mass is 100 into 100, this is 48%, okay। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हम लोग देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला पे, ठीक है। बहुत इजी तरीका है इंपेरिकल फॉर्मूला को समझने का और इसको डिटरमाइन करने का। एक हमें टेबल बनानी होती है और उसके बाद हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं, बट उसके पहले इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताया कि आप आगे चल के उस परसेंटेज कंपोजिशन का यूज कर सकिए। The empirical formula of a molecule is determined using the percentage of element present in it. Following method is adopted. हमें क्या करना होता है? एक टेबल बनाना होता है, ठीक है ना। इस टेबल को बनाना होता है लाइक मैंने एलिमेंट ले लिया कोई A और दूसरा एलिमेंट ले लिया कोई B, ठीक है। मैंने बोला कि इसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा? परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है ना, वो करना होगा। तो आपके पास सपोज परसेंटेज दिया है कोई A%, आपके पास इसका दिया है कोई B%, ठीक है ना। इसका एटॉमिक मास मान लीजिए कोई X है और इसका एटॉमिक मास कोई Y है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे A/X एंड B/Y। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ आ गया I और कुछ आ गया J, ठीक है ना। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा AI एंड BJ। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अभी आगे हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच element present in the compound by its atomic weight. This gives the relative number of atoms of different element in the molecule. Next, simplest ratio, ये कैसे फाइंड होगा? अब आप क्या करोगे? आप जब रिलेटिव नंबर निकाल रहे हो तो हो सकता है कोई वैल्यूज आपको फ्रैक्शंस में आ जाए, तो उसके लिए हमें सिंपलेस्ट रेशियो को फाइंड करना होगा। और वो सिंपलेस्ट रेशियो को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? लोवेस्ट वैल्यू को देखना होता है, ठीक है ना। और लोवेस्ट वैल्यू को देखने के बाद उसको हमें सारी वैल्यूज को लोवेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देना होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
It is the simplest ratio obtained are not complete integer. Multiply them by the common factor to get integer value, the simplest ratio. Next, empirical formula. Write all constituent atom with their respective numbers of atom derived in simplest ratio. Suppose मेरे पास कुछ A है, B है और C है. इसका जो रेशियो लास्ट में मैंने इंपेरिकल फाइंड किया, दैट इज I, दैट इज J एंड दैट इज K. तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आएगा दैट इज AI, BJ एंड CK. ठीक है, बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की. तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये हम लोग समझते हैं. इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, वेयर n इज द होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय. कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? हमारे पास ये देख रहे हो आप, मॉलिक्यूलर वेट होगा कंपाउंड का, ठीक है, और हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला वेट होगा कंपाउंड का. ठीक, तो हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है इंपेरिकल फॉर्मूला के वेट से. तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा और इस फैक्टर को हम इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मीन्स इसमें है क्या क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. इसके परसेंटेजेस हमें दिए हुए हैं, कंपोजिशंस ये दिया है, ये दिया है और ये दिया हुआ है. अब इसका यूज करके हम इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. बेटा मैंने अभी आपको बताया था इसके लिए हमें क्या बनाना होता है? एक टेबल बनानी होती है. एक तरफ मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, इधर मैंने लिखा एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास. इधर मैंने लिखा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इधर मैंने लिखा एटॉमिक मास, इसके बाद हमने लिखा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास रेशियो. There is simplest ratio. ठीक है ना, ये हम लोग पहले फाइंड करते हैं. तो हमारे पास कितने एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये है हमारे पास सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3. परसेंटेजेस 40.687%, हाइड्रोजन 5.085% and oxygen is 54.228%. ठीक है ना. तो यहां पर एटॉमिक मास क्या है? कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16. 40.687 डिवाइडेड बाय 12, 5.085 divided by 1, 54.228 divided by 16. The value is 3.339, the value is 5.085 and the value is 3.339 approx. अब यहां पर देखिए ये तो हमारे पास होल नंबर नहीं आए, तो हमें क्या करना होगा? इनमें से सबसे सिंपलेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है? 3.339. तो 3.339 डिवाइड कर दो इसको 3.339 से, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.339 एंड 3.339 डिवाइडेड बाय
3.339. The value is 1, the value is 1.5 and the value is 1. ठीक है ना? तो ये आ गया हमारे पास. अब हम क्या कर सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2. Okay? So the empirical formula will be carbon, this is 2, hydrogen 3 and oxygen 2. ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.